हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चैप्टर को बिना किसी देरी के फटाफट से चालू करते हैं। सर क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? सर जनरली हम क्या होता है जीएसटी में, जो बंदा सप्लाई करता है वो रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करता है एंड सरकार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली सेलर की होती है, राइट। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल में मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस या एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पे तो जीएसटी ही नहीं लगता, राइट। सेट असाइड अपना ये आरसीएम वगैरह छोड़ो, इस पे जीएसटी ही नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, तो इसमें क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो है ना, रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, मतलब यहाँ पे सप्लायर को जीएसटी सरकार को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, राइट। ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब कब लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, कौन से ऐसे सर्विसेज है जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ता है, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लो। सबसे पहले दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिसपे निल रेट ऑफ टैक्स लगता है या फिर वो होली एग्जेम्प्ट है, ठीक है, जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं या फिर निल रेट ऑफ टैक्स लगता है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है। एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अभी नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? ऐसा गुड्स और सर्विसेज टैक्स जिसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं किया है, लगता नहीं है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी, काइंड ऑफ सिमिलर टू एग्जेम्प्ट ही है, ठीक है। आप और निल रेट में क्या होता है कि उसमें जीरो रेट का टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये सारा मिला के क्या होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है। पर्सन का डेफिनेशन अपन ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, इनकम टैक्स में, उससे मिलता जुलता है। इंडिविजुअल एंड एंटिटीज जैसे कि एलएलपी, एओपी, बीओआई, ठीक है, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट्स और अ गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटीज, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट। ये सब मिला के क्या होता है, पर्सन के डेफिनेशन में आता है। सर ये क्या है, हमको एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं यार, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आगे कहीं पे भी अगर यूज हो तो आपको पहले से ये पॉइंट पता रहे, इसलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी क्या करना है, एक बार रीड करना है, आगे बढ़ना है। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, सॉरी कहाँ थे अपन, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, ठीक है, हु आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, और 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आता है। पर्सन हु इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट अभी तक वो अनरजिस्टर्ड है, इसको भी हम क्या समझेंगे, इसको भी हम समझ के चलेंगे कि इज अ टैक्सेबल पर्सन। एंड वो लोग जिन्होंने वॉलंटरीली खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो भी क्या होते हैं, टैक्सेबल पर्सन होते हैं। सवाल आता है रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन मतलब ऐसा इंसान जो कि ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर हो चुका है, एंड इट एक्सक्लूड्स अ पर्सन होल्डिंग अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। कोई इंसान अगर यूनिक आइडेंटिटी नंबर होल्ड करके रखा है ना, तो ही इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन वही होता है जो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा के रखता है। रिसिपिएंट का मतलब ऐसा इंसान जिसने कंसिडरेशन पेबल है, जिसके एंड से कंसिडरेशन पेबल है, राइट। तो उस केस में जो भी बंदा कंसिडरेशन पे कर रहा है, ही इज द रेसिपिएंट। जब कोई कंसिडरेशन पेबल नहीं है, बट यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन रेसिपिएंट है? भैया जिसको गुड्स और सर्विसेज दिए गए हैं तो वो रेसिपिएंट होगा। इट इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट। अगर मैं ये बोलूँ कि रेसिपिएंट के बिहाफ पे गुड्स किसी और ने कलेक्ट करा, तो क्या उसको रेसिपिएंट बोला जा सकता है? बिल्कुल रेसिपिएंट बोला जा सकता है, ठीक है सर। चलो अगला आता है रिवर्स चार्ज। तो भैया सेक्शन नंबर 9(3) एंड 9(5) में अपन पढ़ेंगे अबाउट द रिवर्स चार्ज, ठीक है, कौन सी ऐसी सर्विसेज होती है जिसपे रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना पड़ता है। और आईजीएसटी में इंटरस्टेट सब सप्लाईज जो होती है ना सर्विसेज की, उसमें 5(3) और 5(4) लगता है। बट एवरीथिंग इन द सेक्शंस 5 हो या फिर 9 हो, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। अपन पढ़ेंगे 9(3) यानी कि सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, बाय डिफॉल्ट अपना आईजीएसटी एक्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी अपन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे लायबिलिटी टू पे द टैक्स विल बी दैट ऑफ द रिसिपिएंट इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर की जो वैल्यू होती है, जो अपन ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट करते हैं, ठीक है। आप आगे और डिटेल में देखोगे कॉम्पोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में, बट मैं अभी भी बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आती है सर। सारी टैक्सेबल सप्लाईज आती है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। ये नहीं कि सर कि मैंने कोई चीज़ खरीदी थी, उस पर मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया था, तो क्योंकि मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है तो उसको मैं मेरे टर्नओवर में इंक्लूड कर लूँ। नहीं भैया, टर्नओवर मतलब होता है कि आपने क्या सेल किया था, ठीक है, तो आपकी सारी टैक्सेबल सप्लाईज आएगी।
आपकी सारी की सारी एग्जिम्ड सप्लाईज आएगी, आपने जो भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया था वो आएगा, एंड फोर्थ आपने जो भी इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब आप समझ के चलो ब्रांच ट्रांसफर, जैसे मेरा एक गोडाउन महाराष्ट्र में है, दूसरा गोडाउन मेरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो मेरे पास दो जीएसटी नंबर हो गए। फॉर दैट मैटर अगर मेरे दोनों गोडाउन महाराष्ट्र में और दोनों पे सेपरेट जीएसटी नंबर है फॉर ईजियर अकाउंटिंग, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो जो माल मैंने ट्रांसफर किया है ना मेरे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन के बीच में विदाउट कंसिडरेशन, वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा और एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती है, जैसे कि सर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स, आईजीएसटी एंड सेस। बेसिकली जीएसटी वाला जो टैक्स का पोर्शन है ना वो यहाँ से हटाया जाता है। इसके अलावा कोई अगर टैक्स है, से फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, ठीक है, इसको ऐड किया जाता है, राइट, कस्टम्स हो गया उसको ऐड किया जाता है। समझ में आया क्या? परफेक्ट। ई कॉमर्स भी एक पॉइंट आएगा आगे इस चैप्टर में। तो ई कॉमर्स यानी कि ऐसा जो अपन गुड्स और सर्विसेज किसी या डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बेचते हैं ना, वो होता है ई कॉमर्स। जैसे कि अमेजोन, ठीक है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? जो उस डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है, ठीक है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है या ओन करता है। जैसे जिसका भी ई कॉमर्स मतलब अमेजोन है, तो उस केस में ऑपरेटर जो होगा ना वो होगा जो अमेजोन का ओनर है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो हो गया आपका अमेजोन, बट उसका जो ओनर है वो होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ में आया क्या सर? परफेक्ट। चलो ये हो गए आपके कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब अपन चालू करेंगे अपना चैप्टर। जनरली सर लाइबिलिटी टू पे जीएसटी किसकी होती है? ये डिपेंड करता है आपका सप्लाई कैसा है, कौन से मतलब फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई कर रहे हो या फिर रिवर्स चार्ज में सप्लाई कर रहे हो या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज करते हो, जो कि जनरली सबसे कॉमन होता है, ठीक है, वहाँ पे जो बंदा सप्लाई करता है ना, टैक्सेबल पर्सन मेकिंग द इंटरस्टेट सप्लाई, यानी कि सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में ऐसा नहीं होता। रिवर्स चार्ज में स्पेशल पॉइंट है, वहाँ पे रिसिपिएंट को जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है, एंड ई कॉमर्स के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना पड़ता है। आई होप आई एम क्लियर। अब अपन एक एक करके सारी वो सर्विसेज देख लेंगे जहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला वाला क्या पॉइंट होने वाला है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले जो लोग होते हैं वो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देते हैं, ठीक है, गुड्स को एक जगह से दूसरी, जैसे मान के चलो आपको अपनी शिफ्टिंग करवाना है फ्लैट का या ऑफिस का, तो एक जगह अपने पुराने वाले घर से नए वाले घर पे जो आप अपना फर्नीचर शिफ्ट करवाओगे उसमें गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लोगे एजेंसी की। तो ऐसे में सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? वो एजेंसी, जीटीए एजेंसी। अभी जीटीए एजेंसी अगर इन फॉलोइंग रिसिपिएंट्स को सर्विस देता है ना, देन इन दैट केस आरसीएम लगता है। क्या बोला मैंने सर? अगर आपने यानी कि जीटीए एजेंसी ने किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री को जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी को जो कि सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रिस्पेक्टिव एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या एओपी, किसी भी पार्टनरशिप फर्म या एओपी को अगर ये सर्विसेज दी जाती है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, या किसी भी रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ये सर्विसेज दी जाती है, देन इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये जो सारे रिसिपिएंट्स हैं ना, इन लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है। बट बाजू में एक कॉलम दिया है एग्जेम्पशन का। एग्जेम्पशन क्या बोलता है सर? कि अगर ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी लोकल अथॉरिटीज़ को जो कि रजिस्टर हुए हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, जो सिर्फ और सिर्फ आपका टीडीएस कट करने के लिए खुद को रजिस्टर करके बैठे हैं इसमें जीएसटी में, या फिर सर प्रोवाइड किया गया है किसी भी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को, जिसमें आता है अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज वेल, अगर इन लोगों को दिया गया है ना कोई सर्विसेज, देन इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। समझ में आएगा सर? किसी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने अगर कोई सर्विसेज दी है किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, ना रिवर्स चार्ज में ना फॉरवर्ड चार्ज में, वो एग्जेम्प्ट होगा। समझ गए? राइट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले ना चाहें अगर, तो वो लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं करते तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ेगा। क्या मतलब इसका सर? इसका ये मतलब है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले हैं, हम कैसे फिगर आउट करेंगे? क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला 12% की रेट पे खुद जीएसटी भर रहा है, मतलब भाई सिंपल है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर रहा है, और 5% पे भी भर सकता है वो,
दोनों में अलग अलग क्यों? कुछ सर्विसेज पे 12 लगेगा, कुछ सर्विसेज पे 5 लगेगा, ऐसा है क्या? क्या कुछ सर्विस कर रहे सर? ये तो एक ही सर्विस दे रहा है ना गुड्स ट्रांसपोर्ट की, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की, तो अलग रेट क्यों है? अलग रेट इसलिए है कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला चाह रहा है कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में खुद जीएसटी भरे, तो अगर उसको आईटीसी चाहिए तो वो 12% की रेट पे भरेगा, और अगर उसको आईटीसी नहीं चाहिए तो फिर वो 5% की रेट पे भरेगा। लाइकवाइज अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो रिसिपिएंट को 5% की रेट से जीएसटी भरना पड़ेगा विदाउट क्लेमिंग आईटीसी, उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या सर? चलो आ जाओ फटाफट से दूसरे सर्विस पे। दूसरा सर्विस बोलता है, बात करता है अबाउट द लीगल सर्विसेज। अभी लीगल सर्विस कौन दे रहा है आपको? अगर कोई एडवोकेट दे रहा है या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट, चाहे वो कोई सीनियर एडवोकेट हो या फर्म ऑफ एडवोकेट हो, ये लोग अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को इन द टैक्सेबल टेरिटरी कोई भी लीगल सर्विसेज देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल टेरिटरी? अरे टेरिटरी, ऐसी टेरिटरी जहाँ पे अपना ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो बेसिकली कोई भी बिजनेस एंटिटी को इंडिया में अगर ये लोग कोई लीगल सर्विसेज देते हैं, कौन लोग? एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट्स इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट, ठीक है? तो ऐसे केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बिजनेस एंटिटी इन द टैक्सेबल टेरिटरी को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, लीगल सर्विसेज के अलावा अगर कोई दूसरी सर्विस दी गई है ना, तो फिर उसमें एफसीएम लगेगा, ना कि आरसीएम। सिमिलरली अगर लीगल सर्विसेज देने वाला कोई एडवोकेट कंपनी होता, ठीक है, द सर्विस प्रोवाइडर, इफ द सर्विस प्रोवाइडर वुड हैव बीन अ कंपनी, एडवोकेट लोगों की कंपनी होती, तो आरसीएम नहीं लगता मेरे भाई, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता था। समझ में आया क्या सर? परफेक्ट। सर्विसेज बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मतलब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो होता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में, उसकी सर्विसेज आपने ली है ना, तो भैया जो भी बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में ये सर्विस ले रहा है ना, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भरना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे ज़्यादा बहुत मतलब किसी किसी को तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वाला पॉइंट। क्या होता है स्पॉन्सरशिप सर्विस? स्पॉन्सरशिप जैसे मतलब आप ऐसा समझो, आप आईपीएल देखते हो, अब आईपीएल के नाम क्या आ जाता है? टाटा आईपीएल, राइट? अभी जैसे आपने अगर देखा हो, एक टूर्नामेंट होता है ना, ये अपना फुटबॉल का होता है ना, बार्कलेस प्रीमियर लीग, ठीक है? तो उसमें वो कौन, किसका नाम यूज़ हो रहा है? बार्कलेस कंपनी का यूज़ हो रहा है, बराबर है? ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विस, ठीक है? कौन दे रहा है? जैसे अगर आईपीएल बीसीसीआई करवा रहा है, तो बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको दे रहा है सर? वो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है टाटा को आईपीएल के दौरान, ठीक है? तो ऐसे केसेस में अगर एनी पर्सन, सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? एनी पर्सन अदर दैन अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो अगर ये सर्विसेज देते हैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म को इन द टैक्सेबल टेरिटरी, देन इन दैट केस जो रिसिपिएंट है ना, यानी कि आईपीएल के केस में टाटा को स्पॉन्सरशिप सर्विस मिल रही है, उनका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो उनको जो सर्विस मिल रही है उसमें टाटा को जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा। देखो सर, टाटा आईपीएल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बीसीसीआई, सबको पता है। योर स्पॉन्सर्स आर टाटा ग्रुप, अमाउंट विल बी पेड बाय द टाटा ग्रुप। अब देखो, बहुत लोगों को क्या समझ में नहीं आता कि ये स्पॉन्सरशिप सर्विस बीसीसीआई को मिल रही है या फिर टाटा को मिल रही है, क्योंकि जनरली अगर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी ना, तो स्पॉन्सर कर दिया ऐसा बोला जाता है कि भाई आईपीएल को टाटा ने स्पॉन्सर कर दिया, तो ऐसा लगता है कि स्पॉन्सर कर दिया मतलब इन्होंने कुछ किया है, तो इनको ये तो सर्विस प्रोवाइडर हो गए, बट ऐसा नहीं होता। वो स्पॉन्सर कर रहे हैं मतलब उनको स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है, उनका एडवर्टीजमेंट हो रहा है जिसके बदले में उन्होंने पैसे दिए हैं और अपना नाम चला रहे हैं। हम उनका नाम यूज़ करके उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने उसके बदले में पैसा दिया है। तो बेसिकली पैसा किसके जेब से लग रहा है? टाटा के जेब से लग रहा है। तो आप ये याद रखना कि हमेशा रिसिपिएंट के जेब से पैसा लगता है। यहाँ क्योंकि टाटा के जेब से पैसा लग रहा है, तो स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसिपिएंट कौन है? टाटा है। तो इवेंचुअली रिसिपिएंट को ही जीएसटी भरना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, दैट इज टाटा, right? So amount will be paid by Tata, and in return they will be provided sponsorship services by BCCI. Thus the recipient of sponsorship services will be Tata Group, and उनको GST भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलो अगला पॉइंट आता है फिफ्थ वाला एंट्री, डायरेक्टर सर्विसेज का। अभी डायरेक्टर सर्विसेज में क्या बोला है? कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का डायरेक्टर अगर उस कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज देता है ना, अपनी डायरेक्टर सर्विसेज, तो ऐसे केसेस में जो है कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ गया सर? कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ेगा। अब इससे कनेक्टेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ। कौन सा पॉइंट सर? एक सेकंड, कहाँ पे है वो? ये रहा, देखो सुनो क्या बोल रहा है ये पॉइंट। अपन को पता है कि
अपन जब कभी भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर अपन ने किसी को एम्प्लॉय को पेमेंट करा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका TDS अपन 192 में काटते हैं सैलरी के रूप में, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। बट अगर मैं डायरेक्टर को उसके प्रोफेशनल कैपेसिटी में पेमेंट कर रहा हूँ ना, तो उस केस में क्या होगा, उसका TDS 192 में ना काट के मैं 194G में काटूंगा, प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल फीस के टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे भी उसी के बारे में बात की है। क्लैरिफिकेशन दिया है ऑन द टैक्स ऑन द डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। क्या बोला है सर, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर टैक्सेबल एज दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। अपन ने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था शेड्यूल 3 में कि अगर कोई भी इंसान, ठीक है, अपने एम्प्लॉयमेंट के उसमें देता है, क्या कहते हैं, सर्विसेज देता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, ठीक है, वो हमारे लिए ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 3 में वो हमारे लिए सप्लाई ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, आप अपने पर्सनल डायरेक्टर के कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहे हो, तो ये तो शेड्यूल 3 के स्कोप से बाहर हो गया, मतलब ये सप्लाई होगा। और क्योंकि ये सप्लाई होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, और स्पेसिफिकली हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये RCM होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, सर्विस रिसिपिएंट को, ठीक है। तो कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट पे GST अंडर द RCM। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर है, राइट, तो रेम्यूनरेशन अगर आप उसको एज अ सैलरी डिक्लेयर करते हो एंड TDS 192 में काटते हो, ठीक है, तो ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हो गया, उसको तो हम सप्लाई नहीं मानते। इफ इट इज़ नॉट अ सप्लाई देन GST वोंट अप्लाई, एंड GST जब अप्लाई नहीं होगा तो सवाल ही नहीं आता RCM एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आप रेम्यूनरेशन डिक्लेयर करते हो एज फीस फॉर द प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज एंड उसका TDS भी आप सेक्शन 194J में कट करते हो, तो यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है नहीं, यहाँ पे कोई सैलरी है नहीं, और सैलरी नहीं है तो हम उसको सप्लाई तो मानेंगे क्योंकि वो शेड्यूल 3 में नहीं आएगा। सप्लाई मानेंगे तो कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट पे GST अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, राइट। सर्विसेज सप्लाइड इन द पर्सनल कैपेसिटी, अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कंपनी की सर्विस दी जा रही है, ठीक है, ये पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे हो या आप अपने डायरेक्टर के कैपेसिटी में नहीं दे रहे, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड एज अ डायरेक्टर, आपने अपने डायरेक्टर की कैपेसिटी में कंपनी को कोई सर्विस दी है, उसको सप्लाई मानेंगे एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट उस पर GST पे करेगा। आई होप आई एम क्लियर। ये डायरेक्टर वाला जो पॉइंट था वो आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अपन फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है इंश्योरेंस सर्विसेज का। अब इंश्योरेंस सर्विस कौन देता है भाई, एजेंट देता है। किसको देता है, इंश्योरेंस बिजनेस हाउसेस को देता है, ठीक है। तो जो भी बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस रिसीव कर रही है ना, वहां पे उस सर्विस रिसिपिएंट यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस एंटिटी इन द टैक्सेबल टेरिटरी को GST पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया सर। अगला पॉइंट है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC। ये कौन होते हैं रिकवरी एजेंट, नाम से समझ में आ रहा है रिकवरी करते हैं ये लोग। किस चीज़ की रिकवरी, अरे बैंक ने लोगों को लोन दिया था, वो लोग बैंक को लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे, अब बैंक तुम्हारे घर पे क्या करेगा, भेजेगा वसूली भाई को पैसा निकलवाने के लिए। तो ये जो रिकवरी एजेंट की सर्विसेज बैंक लेती है ना, उसमें बैंक को खुद क्या करना पड़ता है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या NBFC को टैक्सेबल टेरिटरी में GST भरना पड़ता है। आप सोच रहे होगे कि ये बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है कि यहाँ पे रिसिपिएंट को भरना पड़ रहा है। देखो आप ये चीज़ समझो कि RCM में जनरली वो ही सर्विसेज आ रही है जहाँ पे सरकार का क्या सोचना है कि यहाँ पे सप्लायर एक छोटा आदमी है, हम ऐसे 1000 सप्लायर को पकड़ पकड़ के इंश्योर करें कि वो GST का कंप्लायंस करते हैं कि नहीं करते हैं। उससे बेटर होगा जो बड़े और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट लोग हैं ना, ठीक है, जो गिने चुने रेसिपिएंट लोग हैं, हम उनको पकड़ें और उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, सो दैट हमारा टैक्स का रेवेन्यू का लीकेज ना हो। जैसे अगर आप देखो तो इंश्योरेंस एजेंट कंपैरेटिवली छोटे मोटे आदमी होते हैं, देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि उनका तो टर्नओवर भी क्रॉस नहीं किया होगा थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। अब ऐसे केसेस में वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो ये सर्विस जो इतनी कॉमन है इंश्योरेंस एजेंट की, वो सर्विस पे तो हम GST कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। हमारे को तो गवर्नमेंट सोचेगी हमको तो GST का कलेक्शन ही नहीं होगा। रिकवरी एजेंट, वसूली भाई जैसे लोगों को क्या बोलेंगे कि तुम्हारा पहले GST में रजिस्ट्रेशन करवाओ। अबे वो वसूली भाई है, वो गुंडा आदमी है, वो थोड़ी ना GST में रजिस्ट्रेशन लेके घूमता फिरेगा। इसीलिए ऐसी कुछ बेसिक
सर्विसेज होती है जिसको सरकार ने जानबूझ के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाला है, ठीक है। और क्या इंश्योर करना है के लिए डाला है कि हमारे को ना इधर से इतने बड़े स्कोप से जहाँ पे बहुत सारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है उस पर हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। जैसे अगर आपने ऊपर भी देखा हो ये डायरेक्टर सर्विसेज, भाई डायरेक्टर इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम ना सामने रिसिपेंट को ही बोल देंगे कि तू हमको टैक्स पे कर दे, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। वैसे ही रिकवरी एजेंट में भी जो बैंक, एनबीएफसीज, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस दी गई है वो रिसिपेंट लोग ही जीएसटी भरेंगे। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू द बैंक, ये इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बोला है, मतलब अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आपका कोई बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म होता तो नहीं मिलता था। क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बाय द वे, जो इन लोगों को बिहाफ पे अकाउंट होल्डर्स ला के देते हैं, ठीक है, धंधा ला के देते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अभी जो भी बैंक, एनबीएफसीज को डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने सर्विसेज दी है उसमें आरसीएम तभी लगेगा जब वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन है कि इंडिविजुअल है। कारण सर इंडिविजुअल से चांसेस ज़्यादा है कि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, टैक्स का रेवेन्यू नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये तो बड़े लोग होते हैं, कंपनी तो बड़ी लोग, बड़े इंसान में आता है, इसका तो रजिस्ट्रेशन होगा, ये तो ऑलरेडी जीएसटी का कंप्लायंस कर रहा होगा, तो फिर काय के लिए इसी को अपन, क्यों ना इसी को अपन जीएसटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें यहाँ पे, तो वहाँ पे अपन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा देते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अगला पॉइंट है सर्विसेज बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। किसी बैंकिंग कंपनी को अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने कोई सर्विसेज दी है एंड वो बैंकिंग कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो बैंकिंग कंपनी इन द टैक्सेबल टेरिटरी को जीएसटी भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सवाल आता है ये बिजनेस फैसिलिटेटर होते कौन है? बिजनेस फैसिलिटेटर बेसिकली बैंक्स लोगों के लिए रूरल एरिया में जा जाके धंधा ला के देते हैं, ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर लोग। परफेक्ट। इसके बाद में आता है सर्विसेज बाय एन एजेंट ऑफ अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज देता है बैंक को और उनके नीचे अपॉइंट कर लेता है किसको? एजेंट लोगों को। जैसे मैं अगर बैंक को बिजनेस लाके देने वाला था एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट रूरल एरियाज में, मैंने क्या किया, मेरे नीचे 2-3 एजेंट हायर कर लिए और उनको क्या बोला, जाओ जाके रूरल एरिया से धंधा लाके मुझे दो, मैं आगे बैंक को दूंगा। तो मैं यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट हो गया, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एज कंपेयर टू द एजेंट्स हु आर वर्किंग अंडर मी, उनसे तो बड़ा मैं हूँ, मेरे से टैक्स का कलेक्शन कर पाना ज़्यादा सिंपल होगा एज कंपेयर टू द एजेंट्स। इसी रीजन से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और क्या बोला कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो ये एजेंट की सर्विसेज रिसीव कर रहा है इन द टैक्सेबल टेरिटरी, उसको जीएसटी भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप आई एम क्लियर। अगला पॉइंट आता है सर आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच इज डिजाइंड टू कैरी पैसेंजर्स, ठीक है, वो मोटर व्हीकल को बनाया ही इसलिए गया था कि पैसेंजर्स को इधर उधर किया जा सके, एंड वो अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है, साथ ही साथ इसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट किसी बॉडी कॉर्पोरेट इन द टैक्सेबल टेरिटरी को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, सॉरी माय बैड, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ वो 12% जीएसटी का इनवॉइस इशू नहीं करता। कौन? सप्लायर। समझ के चलो मैं सप्लायर हूँ, आई एम नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, आप लोग की एक कंपनी है, मैंने आप लोगों को मोटर व्हीकल रेंट पे दिया है एंड एट द सेम टाइम मैं 12% की रेट पे इनवॉइस इशू नहीं करता। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपको एज ए बॉडी कॉर्पोरेट रिसिपिएंट हो, आपको टैक्सेबल टेरिटरी में रिसिपिएंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर मैंने इनवॉइस 12% की रेट पे इशू कर दिया ना, तो क्या होएगा, मेरे को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, मुझे ही भरना पड़ेगा। अगर मैंने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दी होती ना, तो भी क्या होता, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब मैं खुद ले जाके छोड़ रहा हूँ लोगों को, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, मैंने गाड़ी रेंट पे नहीं दी आपको। रेंट पे गाड़ी जब मैंने दे दी तो फिर तो उसको आप अपने हिसाब से चलाओगे, अपने रूट पे चलाओगे, अपने टाइमिंग के हिसाब से चलाओगे। बट अगर मैं आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूँ, इसका मतलब है मैं टैक्सी खुद लेके आ रहा हूँ, आपके लोगों को कलेक्ट कर रहा हूँ और फिर एक स्पेसिफाइड रूट पे जाके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे कंट्रोल आपके पास नहीं होता, कंट्रोल मेरी गाड़ी का मेरे पास ही है। बट जब रेंट पे दे दिया ना, तो आप अपने हिसाब से चलाते हो, ये डिफरेंस है। तो अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है तो वहाँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अगर गुड्स डिजाइंड टू कैरी व्हीकल डिजाइन टू कैरी गुड्स होते तो भी क्या लगता, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता।
यहाँ पे आपका गुड्स डिजाइन किया गया है टू कैरी द पैसेंजर, जिसमें फ्यूल का कॉस्ट इंक्लूडेड है, प्रोवाइड किया गया है बाय अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, एंड एट द सेम टाइम सर्विस प्रोवाइडर ने 12% की रेट पे जीएसटी का इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। समराइज कर लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कौन था? अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट था तो भाई सोचना भी मत आरसीएम, क्योंकि वहां लगेगा एफसीएम, क्योंकि आरसीएम में तो सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। सर्विसेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड किया है, चलो पहला वाला बात तो सही किया आपने, बट आपने प्रोवाइड किसको कर दिया? बॉडी कॉर्पोरेट को कर दिया, ये भी ठीक है। अगर आपने अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को किया होता ना तब तो एफसीएम लग जाता था, बट अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट को, मतलब एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है और उसमें वो इनवॉइस 12% की रेट पे इशू कर देता है, तब तो एफसीएम लगेगा। लेकिन अगर 12% की रेट पे इनवॉइस इशू नहीं करता ना, तो फिर 5% की रेट पे आरसीएम लगेगा। मैं फिर से एक बार आपको समराइज करवा देता हूं सो दैट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये पॉइंट। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे पहले द फर्स्ट चेक पॉइंट विल बी सर्विस प्रोवाइडर कौन है। अगर सर्विस प्रोवाइडर एक बॉडी कॉर्पोरेट है तब तो आगे बढ़ना ही मत, एफसीएम है वो, ठीक है। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब अपना पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। दूसरे में अगर आप ये देखो कि सर्विस रिसिपिएंट कौन है, सर्विस रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, गई भैंस पानी में, यहाँ पे भी एफसीएम लग जाएगा, आगे देखना ही मत। आपका सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब अपन दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं। अब तीसरा चेक कर लो कि क्या सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है @12%, अगर हाँ तब तो भाई एफसीएम लगेगा, लेकिन अगर ना तो फिर 5% की रेट पे आरसीएम में सर्विस रिसिपिएंट को, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट इन द टैक्सेबल टेरिटरी को जीएसटी भरना पड़ेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक डिफरेंशिएशन भी दिया है बिटवीन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। क्या होता है? देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस का नेचर क्या होता है? रेंट पे आप गाड़ी दे रहे हो फॉर ट्रांसपोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने गाड़ी रेंट पे दे दी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में क्या होता है? आप एक प्री डिटरमाइंड रूट पे, ठीक है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान सर्विस देते हो। कंट्रोल की अगर बात करूं तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में जो रेंट पे देने वाला इंसान है ना, ही डिटरमाइंस द ऑपरेशन, शेड्यूल्स, रूट्स एंड यूज ऑफ द व्हीकल, ठीक है। सॉरी, जो रेंट पे मतलब ले रहा है, जिसने गाड़ी रेंट पे ली है ना, वो डिसाइड करेगा ये सारी चीज़ें, उसके पास कंट्रोल होता है। लेकिन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में ऐसा नहीं होता। जो ऑपरेटर होता है ना, मतलब जो गाड़ी लेके आ रहा है, वो पहले से ही चीज़ डिसाइड करके रखता है कि क्या रूट और क्या शेड्यूल होने वाला है, उसको पहले से उस चीज़ का पता होता है। टैक्स लाइबिलिटी की बात करूं तो ये एप्लीकेबल होगा व्हेन द व्हीकल इज हायर्ड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसमें फ्यूल का कॉस्ट इंक्लूडेड है। यहाँ पे तो टैक्स आरसीएम लगेगा ही नहीं, एफसीएम लगेगा। एग्जांपल, व्हीकल हायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक आवर्स, मैंने गाड़ी रेंट पे ले ली मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इधर उधर करने की लिए। और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट फॉर द स्पेसिफिक जर्नी और वोएज, पिकनिक पे जाना था तो हमने एक बस की सर्विसेज हायर कर ली, स्पेसिफिक जर्नी है, पता है, गाड़ी चलाने वाले के हाथ में पूरा कंट्रोल है, ठीक है, ड्राइवर के हाथ में, तो वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, वहाँ आरसीएम नहीं लगेगा। आई होप काफ़ी डिटेल में ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अगला पॉइंट आता है सर्विसेज सप्लाइड बाय द मेंबर ऑफ द ओवरसीइंग कमिटीज टू आरबीआई। अगर मतलब जैसे क्या होता है, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है, ओवरसीइंग कमेटी, ठीक है, जो भी कुछ लफड़ा चलता है या कुछ पर्टिकुलर अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उन लोगों पे, या कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए उन्होंने अपने बाहर के जो भी डीलिंग्स होते हैं आरबीआई के, उसके लिए पर्टिकुलर एक कमेटी बनाई है, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट बाय आरबीआई। तो ये जो मेंबर लोग आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं ना, वहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट यानी कि आरबीआई को आरसीएम में टैक्स भरना है। आई होप आई एम क्लियर। अगला आता है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सेबीज सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, ठीक है। यहाँ पे जो भी बंदा लेंड करता है ना, ये होता क्या है आपको मैं बता दूं, ठीक है। सिक्योरिटी लेंडिंग में क्या होता है, मेरे को कुछ पैसे कमाना है बट मेरे को खरीदना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, बेचना खरीदना ऐसा मुझे ज़्यादा कुछ बल्क में खरीदूं फिर उसको ट्रेडिंग नहीं करनी मुझे। मेरे को क्या करना है मुझे लग रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस आगे चल के बढ़ने वाला है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, आज की डेट पे नहीं, प्राइस घटने वाला है, मुझे लग रहा है आगे चल के किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज का प्राइस घटने वाला है, मैं क्या करूंगा, आज की डेट पे जो ये लेंड करने वाले होते हैं ना, इनसे एक सिक्योरिटी लेंड कर मतलब बोरो कर लूंगा, ठीक है, आई एम द बोरोवर, दे आर द लेंडर, इनसे वो ले लूंगा, आगे मैं आज के प्राइस पे किसी को बेच दूंगा,
और इनको मैं बोलूंगा कि मैं आपको ना एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद दे दूंगा अलॉन्ग विद द लेंडिंग चार्जेस, ठीक है। इनसे मैंने बोरो कर लिया सिक्योरिटी, आगे मैंने किसी को बेच दिया, ठीक है। जिसको बेचा मैंने आज के दाम पे बेचा, अब मैं तो ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आगे प्राइस घटने वाला है, तो जब प्राइस घटेगा, ठीक है, तब मैं मार्केट में वो खरीद के जिससे मैंने लेंड मतलब बोरो किया था, तो वो लेंडर को वापस रिटर्न कर दूंगा सिक्योरिटीज अलॉन्ग विद द लेंडिंग चार्जेस। जो भी बीच का स्प्रेड होगा उससे मैं पैसा बना लूंगा। तो ऐसे केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है? लेंडर है, उसने मेरे को सर्विसेज सिक्योरिटीज लेंड की है, तो आई एम द बोरोर यानी कि रिसिपिएंट। तो जब पर्सन बोरोइंग सिक्योरिटीज अंडर द सेबी स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, वो होता है सर्विस रिसिपिएंट, एंड उसको जीएसटी पे करना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आ गया? आई होप आई एम क्लियर। अगला पॉइंट आता है सिक्योरिटी सर्विसेज का, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस मतलब ये वॉचमैन वगैरह की जो सिक्योरिटी की सर्विसेज दी जाती है ना, सिक्योरिटी पर्सनल्स की। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बहुत फेमस अपने मतलब सेलिब्रिटी है बॉलीवुड के, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों को सिक्योरिटी सप्लाई करते हैं, जैसे बाउंसर्स हो गए या उनके कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड्स हो गए। जैसे रोनित रॉय जो केडी पाठक था आपकी अदालत में, उनकी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं उन लोगों की जो भी सिक्योरिटी है ना, वो यहीं से, ये रोनित रॉय की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वहाँ से जाती है। तो अब ऐसे केसेस में एनी पर्सन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अब अगर रोनित रॉय अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिक्योरिटी सर्विसेज किसी को दे रहा है ना, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। अज्यूमिंग रोनित रॉय ने सलमान खान को, उसके शेरा जो बॉडीगार्ड है, चलो उसकी तो खुद की एजेंसी है, रोनित रॉय ने नए अपकमिंग स्टार कार्तिक आर्यन को कोई सिक्योरिटी की सर्विसेज दी, और कार्तिक आर्यन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और रोनित रॉय एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अब ऐसे केसेस में कार्तिक आर्यन विल हैव टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन है। क्या एग्जेम्पशन है? कि अगर एग्जेम्प्ट है ये गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए जो कि रजिस्टर्ड है ओनली फॉर टैक्स रिडक्शन एंड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। मतलब अगर कोई सिक्योरिटी सर्व एजेंसी अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एजेंसी अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को सिक्योरिटी सर्विसेज देता है, तो इट विल बी स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, ठीक है। आरसीएम का छोड़ो, एफसीएम भी नहीं लगेगा। समझ में आया? आ जाओ सर्विस नंबर 15 पे। यहाँ क्या हो रहा है? आपने ट्रांसफ़र या यूज़ करने दिया है किसी कॉपीराइट को, ठीक है, बाय अ म्यूज़िक कंपोज़र फोटोग्राफर। क्या क्या चीज़ का? भाई कोई म्यूज़िक कंपोज़र ने अपने ओरिजिनल ड्रामेटिक या म्यूज़िकल पीस का क्या कर रखा है, किसी डायरेक्टर ने अपने ओरिजिनल काम का, म्यूज़िक कंपोज़र ने अपने कोई म्यूज़िक पीस का, या किसी आर्टिस्ट ने अपने आर्ट वर्क का, ठीक है, फोटोग्राफर्स ने अपने किसी पर्टिकुलर फोटोज़ का कॉपीराइट करवा रखा है, एंड उस कॉपीराइट को किसी को यूज़ करने के लिए दिया है। तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। किसको दिया जा रहा है? जैसे अरिजीत सिंह ने एक बहुत तगड़ा गाना बना के रखा था, अब उसने टी सीरीज को वो गाना क्या कर दिया, मतलब गाने का कॉपीराइट पहले करवा रखा था अरिजीत सिंह ने, और अब वो कॉपीराइट यूज करने के लिए दे रहा है टी सीरीज को, ठीक है। या फिर मान के चलो धर्मा प्रोडक्शंस की कोई मूवी में वो गाना यूज करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। मैंने कोई बहुत बड़ा, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, मैंने फोटोज खींची है बहुत तगड़ी तगड़ी, एंड वो फोटोज में नेशनल ज्योग्राफी जो आता है ना, वो क्या नैट जियो पे शोज आते हैं, उसमें मैं यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। तो मैंने मेरा कोई कॉपीराइट कराई हुई चीज़ को यूज़ करने के लिए अगर आपको दिया है, तो जो जिसको यूज़ करने के लिए दिया है ना, रिसिपिएंट यानी कि म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवीज और द लाइक्स जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में, उनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहले जो साथ में हुआ करता था ना 15-16 को थोड़ा सा अलग कर दिया। यहाँ क्या बोला है कि कोई भी ऑथर अगर उसने अपने लिटरेरी वर्क्स का, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स का कॉपीराइट करवा रखा है और उस कॉपीराइट को वो ट्रांसफ़र या यूज़ करने के लिए देता है किसी पब्लिशर को। एग्जाम्पल लेते हैं, चेतन भगत ने एक बहुत तगड़ी नॉवेल लिखी, ठीक है। चेतन भगत सर ने क्या किया, वो अपनी नॉवेल का जिसका उन्होंने कॉपीराइट करवाया था, ठीक है, वो जो भी चीज़ लिखी थी उन्होंने, वो क्या करा, अपने लिटरेरी पीस को कोई पब्लिकेशन हाउस को क्या करा, कॉपीराइट यूज़ करने के लिए दे दिया। तो अब ऐसे केसेस में पब्लिशर जो है ना, जैसे लेट्स से एग्जांपल सबसे फेमस पेंगुइन इंडिया, उन लोगों को जीएसटी अंडर आरसीएम भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ना ऑथर लोगों के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो चाहें तो वो लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होएगा, दे कैन शिफ्ट द लाइबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। हो सकता है बहुत सारे ऐसे एसेट्स खरीद रहे होंगे जिस पे बढ़िया जीएसटी आ रहा होगा, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए वो क्या करते हैं, और उनके पास क्रेडिट भी है अवेलेबल, बहुत सारा क्रेडिट अवेलेबल है, तो उसको कहाँ यूटिलाइज करें। चलो एक काम करते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ले लेते हैं, ठीक है, ये नहीं तो वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर कोई चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है, बट उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन? सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में। दूसरा, एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, क्या बताते हुए कि भाई हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शन ऑफ पेइंग टैक्स अंडर द
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। साथ ही साथ हमने जीएसटी के जो भी प्रोविजंस है वो इस चीज़ से रिलेटेड वो सब कंप्लाई किए हैं। एंड हम आने वाले 1 साल तक, जिस दिन से हम ये ऑप्शन अवेल कर रहे हैं ना, उस दिन से आने वाले 1 साल तक हम इस ऑप्शन से ऑप्ट आउट नहीं करेंगे। मतलब हमने जो ये वादा किया है ना इसमें टैक्स भरने का, वो हम उससे हम ऑप्ट आउट नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि दैट द इनवॉइस इशूड बाय हिम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द पब्लिशर, कि हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भर रहे हैं, ऐसा सामने वाले को बताना पड़ेगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो ऑथर जो होता है ना वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भर सकता है। समझ में आएगा सर? अगला पॉइंट होता है सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक सर्विस। अगर मैं स्पेसिफिक सर्विस को छोड़ दूं तो सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कोई भी अगर बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विसेज देते हैं तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ेगा। अबे बाप लोगों से जीएसटी कलेक्ट करेंगे क्या? जिन्होंने बनाया उन्हीं से कलेक्ट करोगे? नहीं, रिसिपेंट पे चार्ज कर दो, रिसिपेंट अपने को आरसीएम में टैक्स पे करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट या इंडियन रेलवेज अपने को कोई सर्विस देते हैं, आर्टिक्राफ्ट्स या फिर एयरक्राफ्ट्स या फिर अपना वेसल सर्विसेज हो गए, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स के सर्विसेज हो गए। ये सारी जो सर्विसेज होती है ना, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, इसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट करा गया है, राइट। अब आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट आपको कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अगर कोई भी गवर्नमेंट आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है ना, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दिया गया है तो रजिस्टर्ड पर्सन विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो क्या करेंगे? तो भाई फिर गवर्नमेंट खुद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में देगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये दिया है, ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो भी आरसीएम नहीं लगेगा क्या? नहीं, तो भी आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे पार्किंग होती है, क्या है वो? लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आईआरएस मतलब रेलवेज डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री को बिलोंग करती है। बट वहाँ पे जो पार्किंग का वो काम कर रहा है बंदा, ठीक है, जिसने वो जगह को क्या किया है, रेंट पे ले रखा है, लीज पे ले रखा होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री मतलब ये रेलवे डिपार्टमेंट से, तो उससे जीएसटी कलेक्ट करेंगे क्या? उससे जीएसटी कलेक्ट करेंगे? तेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी है, उससे जीएसटी कलेक्ट करेंगे क्या? नहीं भाई, उससे जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि वो तो क्या है भाई, रजिस्टर्ड ही ना हो, बहुत छोटा मोटा आदमी है, ऐसे इतने सारे छोटे मोटे आदमियों से जीएसटी कलेक्ट करेंगे अलग अलग सिटी के रेलवे स्टेशन पे। उससे तो बेटर है इसको अपन क्या करें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ना डाल के इसमें अपन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ही बोल दे कि तुम ही हमको टैक्स पे कर देना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। समझ में आया क्या? परफेक्ट। इसीलिए इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ना डालते हुए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में डाला है। नेक्स्ट आता है सर आपका रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रहने की जगह, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। आपने यानी कि किसी भी पर्सन ने अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दी है, ठीक है, उस केस में आरसीएम में रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है ना, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या पर्पस से दिया है। अगर आपने रेसिडेंशियल पर्पस से दिया तब तो वो एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि वो बंदा क्या है, अनरजिस्टर्ड है। बट अगर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है ना, तो भाई इट विल बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब अनरजिस्टर्ड बंदे से तो हम कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर को ही बोल देंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी पे करने की। समझ में आया क्या? परफेक्ट। अगला पॉइंट आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अब यहाँ पे क्या कैच है कि सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड अगर है, उसने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अदर दैन अ पर्सन हु हैज़ ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन लेवी, मतलब किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अदर दैन कॉम्पोजिट रजिस्टर्ड पर्सन को किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अदर दैन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो वहाँ पे आरसीएम लग जाएगा और उस रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर से समझाता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी जा रही है। कौन रेंट पे देना चाहिए, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे देना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड देगा तब तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे देना चाहिए, ठीक है, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए तो ऊपर अपन ने बात करी, उसमें एनी पर्सन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आप दे रहे हो, ठीक है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो अदर देन कॉम्पोजिट रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम लग जाएगा एंड उस रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। इसी के साथ आपका आरसीएम का पोर्शन तो पूरा होता है समाप्त।
20 के 20 एंट्रीज अपन ने एकदम डिटेल में कंसेप्चुअल तरीके से रिवाइज कर लिया है। फटाफट से अपन अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का रोल क्या होता है? जैसे अगर आप खुद को लिस्ट करवाते हो कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो, मैंने खुद को लिस्ट कराया है इंडिया मार्ट पे, ठीक है, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो जैसे अमेजोन पे, तो वहाँ से आपको मेरी डिटेल्स मिली, आपने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, मैंने आपको सप्लाई किया। बीच में इंटरमीडियरी कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। इनका क्या काम होता है? ये आप जैसे कस्टमर लोगों से पेमेंट कलेक्ट करते हैं, खुद का कमीशन डिडक्ट करते हैं एंड बचा हुआ पैसा हमारे जैसे सप्लायर को पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रायंगल, आपके और मेरे बीच में है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो आपसे पैसा कलेक्ट करके अपना कमीशन काट के मेरे को बचा हुआ पैसा दे देता है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज में ना ई कॉमर्स ऑपरेटर पे आती है। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर को, आपने जो सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मुझसे लिए ना, वहाँ पे जीएसटी मैं नहीं दूंगा ना आप दोगे, बल्कि ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। कौन सी है वो ऐसी सर्विसेज? देखो, सबसे पहले ना, सारी कॉमन है, आपको सब पता है, आपने आधे से ज़्यादा इसमें यूज़ भी करी होगी ये सर्विसेज, ठीक है। देखो, सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर सिमिलर मोड ऑफ कन्वेंस। एग्जाम्पल के लिए ओला उबर, आप इधर से उधर गए, आपने कभी ना कभी ओला उबर बुक करी है, कैसे करते हो? ओला के प्लेटफॉर्म मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हो। गाड़ी चलाने वाला कौन है? वो क्या ड्राइवर के, मैं वो जो ओला का ओनर है वो आता है क्या? नहीं, ओला तो बस एक इंटरमीडियरी था, ठीक है। आपने अगर ओला के थ्रू कोई अपनी राइड बुक करी है ना, तो वहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा पता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, ठीक है। ई कॉमर्स वो, क्योंकि हो सकता है कि वो जो टैक्सी ड्राइवर आने वाला है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड ही ना हो, तो ऐसे लोगों को पकड़ने से तो बेटर है अपन ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही बोले कि तुम भर दो टैक्स, ठीक है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही भरना पड़ेगा। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनी बस। ये क्या है? मोटर कैब, रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, ठीक है, ओमनी बस, आएंगे उस पर आएंगे। अभी बस आप सुनो कि अगर पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज मिल रहा है थ्रू एन ओमनी बस, मतलब ओमनी बस के थ्रू पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना, जिसके थ्रू आपने वो राइड बुक करी थी, वही जीएसटी पे करेगा। लेकिन याद रखना, सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सप्लायर अगर एक कंपनी है, तो फिर वो एक्सेप्शन में जाएगा और कंपनी को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। दिस इज एन एक्सेप्शन। तीसरा आता है रेस्टोरेंट सर्विसेज। आपने जोमेटो के थ्रू खाना बुक किया है ऑफकोर्स किया है सर। कभी अगर आपने नोटिस किया हो कि अपन जनरली हमेशा छोटे मोटे जगहों से रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर करते हैं, क्योंकि बड़े होटल में तो अपन जाके एक्सपीरियंस लेते हैं, राइट। बट अगर कभी आपने कोई ऐसे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से, ठीक है, अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से अगर आपने किया है ना, जनरल बेसिस पे जो होता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी पे करेगा, ठीक है। अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का क्या मतलब है? ऐसी जगह जहाँ का रूम रेंट, मतलब होटल, नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर होटल है, होटल का जो रूम है उसमें रूम्स का जो रेंट है ना, इट इज़ मोर देन इक्वल टू 7,500। वैसी जगह से अगर आपने खाना ऑर्डर करा है ना, तब यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे नहीं करना, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आपने कोई और जगह से, छोटी मोटी जगह से खाना ऑर्डर किया है, देन इन दैट केस ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। होटल बुकिंग्स आप करते हो, ठीक है, अगोड़ा, booking.com वगैरह के थ्रू, ये सब क्या है? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, राइट। अकोमोडेशन सर्विसेज इन होटल्स, इन्स, क्लब्स, कैंप साइट्स, ये सब जगह पे आपने कोई होटल बुक, कोई रूम बुक किया है, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना है। लेकिन याद रखना, अगर आपका वो होटल वाला लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन था ना, जहाँ पे आपने रूम बुक किया है, इफ़ दे वर देमसेल्व्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, देन इन दैट केस उनको, यानी कि सप्लायर को ही क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं करेगा। एंड लास्टली हाउस कीपिंग सर्विसेज। अर्बन कंपनी या वो अर्बन कंपनी, शायद अर्बन कंपनी के थ्रू आपने प्लम्बिंग या कारपेंटरी की कोई भी सर्विसेज घर के लिए बुक करी है, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। लेकिन अगर आपका सप्लायर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, देन इन दैट केस उसको ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीन जगह एक्सेप्शंस थे। एक आपके ओमनीबस वाले केस में अगर सब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होता है तो उसको ही पे करना पड़ता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं करता। फिर अकोमोडेशन सर्विसेज में एंड हाउस कीपिंग वाली सर्विसेज में अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होता है, तो सर्विस प्रोवाइडर को ही करना पड़ता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं करना पड़ता। आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अगर ओला उबर करी है, या फॉर दैट मैटर आपने जोमेटो के थ्रू खाना करा है अदर देन स्पेसिफाइड जगहों से, तो ऐसे केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी पे करेगा। आई होप आई एम क्लियर। अब आप सोच रहे होगे
कि ये ओमनी बस रेडियो टैक्सी वगैरह क्या था। तो देखो भाई, रेडियो टैक्सी का मतलब होता है एक ऐसी टैक्सी जो कि कनेक्टेड है विद द सेंट्रल ऑफिस वाया टू वे कम्युनिकेशन एनेबल्ड विद जीपीएस। जैसे ओला उबर में नहीं होता है जीपीएस, अपने पास पूरा लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, वो रेडियो टैक्सी। मैक्सी कैब यानी मोटर व्हीकल जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 7 से 12 पैसेंजर्स की एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, और वो यूज़ की गई है फॉर हायर और रिवॉर्ड। मोटर कैब, ठीक है, अप टू 6 लोगों की कैपेसिटी है एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ठीक है, यूज्ड फॉर हायर और रिवॉर्ड। ओमनी बस मोर देन 6 लोगों की कैपेसिटी है एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, हायर वगैरह के लिए यूज़ नहीं होती, ठीक है। स्पेसिफाइड प्रीमाइस होटल अकोमोडेशंस विद अ डिक्लेयर्ड टैरिफ एक्सीडिंग 7,500 रुपये पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट। एक दिन का उसका टैरिफ है 7,500 रुपये मिनिमम, तो वो आएगा आपका स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में। वहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सर, परफेक्ट। अब आ जाओ आप लोग, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्लैरिफिकेशन से रिगार्डिंग जीएसटी कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्टिंग टीसीएस फॉर रेस्टोरेंट सर्विस, ये क्या बोल रहा है, देखो जो अभी अपन ऊपर पढ़ा ना, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी सर्विसेज सप्लाई करते हो ना, वो ऊपर 5 सर्विसेज के अलावा, तो वहाँ पे वो लोग को जीएसटी तो नहीं पे करना, बट वो आपसे टीसीएस जरूर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस फॉर द रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज पेड अंडर 9(5). ऊपर जब जीएसटी पे कर रहे हो तो फिर अलग से टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स नीड नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर पेइंग जीएसटी ऑन द रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर वो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो। अगर तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो ऊपर की वो जो 9(5) की 5 सर्विसेज थी जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना पड़ता है, उसके लिए उनको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में अपन ने जो भी सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी है ना, वो भी ऐड होता है। Turnover of the restaurant services through the e-commerce operator is included in the supplier's aggregate turnover for GST threshold and other purposes, ठीक है सर। ITC on the restaurant services, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो लोग हैं वो लोग रेस्टोरेंट सर्विसेज पे अगर जीएसटी पे करते हैं वो पूरा का पूरा कैश में करते हैं एंड विदाउट यूटिलाइजिंग आईटीसी करते हैं, तो रिवर्सल भी इनपुट्स पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने पे ही पूरा कैश में किया है और उन्होंने आईटीसी लेने की कोई दरकार नहीं है। सप्लाईज नॉट नोटिफाइड अंडर 9(5), जो भी सप्लाईज ऊपर नोटिफाइड नहीं है और वो अगर आपने, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उन सप्लाईज पे आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा, ठीक है। इनवॉइसिंग फॉर द रेस्टोरेंट सर्विसेज, अब यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर ही इनवॉइस रेज करेगा फॉर द रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड अंडर 9(5), ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही करेगा, जोमेटो ही करेगा। लेकिन अगर रेस्टोरेंट सर्विस के साथ साथ कुछ गुड्स और सर्विसेज भी आ रहा है होटल से, ठीक है, तो ऐसे केसेस में सेपरेट इनवॉइसिंग होगी कि जो गुड्स और सर्विस होटल अलग से दे रहा है ना, उस पर गुड्स एंड इनवॉइस होटल इशू करेगा और बाकी जो सप्लाई हुआ है, ठीक है, उस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। जैसे देखो यहाँ पे उसी के बारे में, बिलिंग सिनेरियो के बारे में दिया है, क्या दिया है कि अगर कोई ओनली रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई हो रहा है तब तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू रेज द इनवॉइस एंड पे द जीएसटी, बट अगर रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अदर गुड्स एंड सर्विसेज भी जा रहे हैं जो कि एक मिक्स सप्लाई है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर रेजेज अ सेपरेट इनवॉइस फॉर द रेस्टोरेंट सर्विस व्हाइल द सप्लायर रेजेज एन इनवॉइस फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया क्या सर? फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इसके साथ अपन पूरा चैप्टर खल्लास कर देंगे। Person liable to pay GST for the above specified services when supplied through e-commerce operator। ऊपर की जो भी सर्विसेज की बात करी थी वो 5 सर्विसेज में जहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है, तो करेगा कौन ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में? भैया अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल टेरिटरी में है तब तो पर्सन लाइबल टू पे द टैक्स इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर itself, right? बट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट प्रेजेंट इन द टैक्सेबल टेरिटरी तो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया या उनको जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है वो पे करेगा। मान के चलो ना तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस है ना ही उनका टैक्सेबल रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेबल टेरिटरी में, तो ऐसे केसेस में पर्सन अपॉइंटेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द टैक्स विल बी द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). समझ में आया क्या? इसी के साथ विद इन 50 मिनट्स अपन ने पूरा का पूरा आरसीएम का चैप्टर एकदम डिटेल में रिवाइज कर लिया है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, ठीक है। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करो क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स के भी रिविजन वीडियो फटाफट आने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप नोट्स को एक्सेस
कर सकते हो। मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू।